नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। देश की संसद में आज ऐसा हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बार बार विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा, संसद के दोनों सदनों में बवाल, और उधर सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक आंदोलन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों और पुलिस की कार्रवाई पर ऐसे सवाल दाग दिए सरकार पर कि सरकार की मुश्किलें और बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं पर एक सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो हमें सोचने पर मजबूर भी करता है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट को यह जेनजी प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण लगा, जबकि तस्वीरें और सच पूरे देश के सामने हैं। हालांकि पुलिस की ज्यादती पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रदर्शन में कई लड़के लड़कियों ने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो पूरी तरीके से अस्वीकार्य कहा जा सकता है और उनके संस्कारों पर सीधे सवाल भी खड़े करता है। इसके बावजूद देखिए, कानूनी सवाल जो हैं सरकार से ही पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने चाहिए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। अब दूसरी तरफ लोकसभा में अखिलेश यादव ने सीधा हमला करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दरअसल प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए लिया गया फैसला है। सोचिए, दम तो है इस बात में, क्योंकि मामला और बहुत भयंकर बढ़ने जा रहा था। और इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जेनजी आंदोलन को लेकर जो बयान दिया, वो भी आप देख रहे होंगे। उसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नया विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन इन घटनाओं को अगर अलग अलग देखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सच हमको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आखिर पेपर लीक का मामला सिर्फ एक परीक्षा, एक मंत्री या एक आंदोलन की कहानी नहीं है, आप जानते हैं, बल्कि यह सरकार, व्यवस्था और देश के करोड़ों युवाओं के बीच टूटते भरोसे की सबसे बड़ी कहानी कैसे बन गया, यह भी आपने देखा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके विचार भी लिखिएगा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपने हो सकता कहीं देखी भी हो, या डिबेट में या अखबार के हेडलाइंस में। जरा तस्वीर को गहराई से सोचना होगा। एक तरफ देश का नौजवान है जिसके हाथ में डिग्री है, आंखों में डॉक्टर बनने का सपना है, माँ बाप की बरसों की कमाई से भरी कोचिंग संस्थानों की रसीदें हैं, और सामने एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था है जिसमें कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी दोबारा परीक्षा का आदेश आता है, और कभी जांच की घोषणा करके सरकार मान लेती है कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दूसरी तरफ संसद है, जहां सत्ता दावा कर रही है कि वो पेपर लीक रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून ला रही है। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जो पूछ रहा है कि आंदोलन करने वाले छात्रों पर पुलिस ने आखिर किस अधिकार से लाठियां चलाई, पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप क्यों लग रहे हैं, नाबालिगों को हिरासत में क्यों रखा गया, और प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए जमा किया गया निजी डेटा, पर्सनल डेटा आखिर किस उद्देश्य से सुरक्षित रखा जा रहा था। और चौथी तरफ सत्ता पक्ष की सांसद, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत है, जिन्हें पेपर लीक से तबाह होता युवाओं का भविष्य कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उन युवाओं की भाषा, कपड़े, रील और निजी जीवन पर टिप्पणी करना, कमेंट करना अधिक जरूरी लग रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल यह है कि क्या देश की सत्ता का पूरा चरित्र भी इस पेपर के साथ लीक हो गया। सोचिएगा, मई 2026 में हुई नीट यूजी परीक्षा करीब 20 लाख विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई थी। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा और परिणाम की पूरी प्रक्रिया संकट में आ गई। ये आपने देखा, सबके सामने हुआ। जांच, गिरफ्तारी, परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा के दबाव ने उन परिवारों को तोड़ दिया। कई आत्महत्याएं भी देखी गई, और जिन्होंने देखिए बच्चों की पढ़ाई पर अपनी जमा पूंजी लगा दी थी, उनका क्या। कई मीडिया एजेंसीज में खबरें आई, उनके मुताबिक इस संकट का संबंध कई विद्यार्थियों की आत्महत्या से भी जोड़ा गया है, और यही घटना धीरे धीरे परीक्षा की गड़बड़ी से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और सरकारी जवाबदेही के खिलाफ राष्ट्रीय असंतोष बन गई। लेकिन
इस पर सत्ता शायद पुराने तरीके से हालात को पढ़ने में चूक गई। उसे लगा कि छात्र कुछ दिन सोशल मीडिया पर नाराजगी जताएंगे, विपक्ष कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सरकार जांच समिति बना देगी और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाएगा। मगर क्या हुआ आपने देखा। यहां वो पीढ़ी सामने थी जिसे राजनीति जेनजी कहती है, वही पीढ़ी जिसे अक्सर गैर जिम्मेदार, मोबाइल में डूबी हुई और केवल रील बनाने वाली पीढ़ी बताकर खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी पीढ़ी ने सोशल मीडिया के व्यंग से जन्मे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी जैसे आंदोलन को सड़क तक पहुंचा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया। आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ और दूसरे शहरों तक फैल गया। आपने देखा और मीडिया में, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में इसे परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ एक ऐसा युवा आंदोलन बताया गया जिसने नौकरी की कमी, शिक्षा के व्यवसायीकरण और सरकारी जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों को भी अपने भीतर समेट लिया। सोचिए, गंभीरता से सोचिए, जिस नाम को कभी युवाओं का अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी कॉकरोच शब्द को युवाओं ने राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया और मैसेज साफ था पूरी दुनिया के सामने, आप हमें कितना भी छोटा समझें, कितना भी कुचलने की कोशिश करें, लेकिन हम फिर लौटेंगे और सवाल पूछेंगे और सवाल दागे। अब मोदी झुके, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछते नौजवानों को जवाब मिला या पुलिस का डंडा मिला, यह भी आपने देखा। 20 जुलाई को संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, आंसू गैस, लाठीचार्ज और कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल, ये सारी खबरें आई, तस्वीरें भी आई। सरकार और पुलिस का तर्क यह था कि प्रदर्शन जो है हिंसक हुआ, करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हुए। जरूर हिंसा की वारदातें भी हमने देखी दोनों तरफ से, लेकिन छात्रों की तरफ से आरोप यह था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, नाबालिगों और पहले से हिरासत में लिए गए लोगों के साथ भी बहुत कठोरता बरती गई। पुलिस की तरफ से अत्याचार किया गया, उन पर यह आरोप लगे। और देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्र प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों की रिहाई, निगरानी फुटेज सुरक्षित रखने और पुलिस ज्यादती के आरोपों के स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर दिया। कहा इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, बिल्कुल पक्षपात नहीं। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पुलिस की कथित ज्यादती और निगरानी के नाम पर नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा जमा करने से जुड़े सवालों को गंभीर कहा, बहुत गंभीर माना। और यही वो पॉइंट है जहां लोकतंत्र और सत्ता के बीच का फर्क नजर आता है। दोस्तों, सत्ता कहती है कि कानून व्यवस्था बचानी है, अदालत पूछती है कि कानून व्यवस्था बचाते बचाते आपने संवैधानिक अधिकार को कुचल नहीं दिए। बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा हथौड़ा। सत्ता कहती है कि भीड़ हिंसक थी, अदालत पूछती है कि नाबालिग जेल में क्यों थे। सत्ता कहती है निगरानी सुरक्षा के लिए थी। सवाल उठता है, क्या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला हर छात्र अब संभावित अपराधी है? और क्या यह सामान्य बात है कि देश के युवाओं को अपनी परीक्षा की निष्पक्षता मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यह सुविधा लेनी पड़ रही है, सुरक्षा लेनी पड़े कि उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई न की जाए? यही आंदोलन संसद के भीतर पहुंचा, जबरदस्त बवाल हुआ। आज मानसून सत्र के शुरुआती दिन पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के कारण बार बार बाधित हुए कार्रवाई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेता छात्रों के समर्थन में सामने आए और विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। ये भी तस्वीरें आपने देखी। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और संसद के दोनों सदनों में चर्चा के नियम को लेकर गतिरोध बना रहा मंगलवार को, आज। और विपक्ष तत्काल जिम्मेदारी तय करने वाली चर्चा चाहता था, जबकि सरकार कहती रही कि वो बहस के लिए तैयार है, मगर इस्तीफे जैसी पूर्व शर्त स्वीकार नहीं करेगी। ये बातें पहले हुई थी। फिर 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने
शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार ने इसे जवाबदेही और संवेदनशीलता का प्रमाण बताने की कोशिश की कि यह हमारी जीत है। भाजपा नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के फैसले की तारीफ की। तारीफ इसको लेकर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे थे और उनका स्वागत किया गया, इसकी कड़ी निंदा हुई। विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन संसद में अखिलेश यादव ने इस इस्तीफे की राजनीतिक परत को खोलते हुए तंज कसा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया, यह कहा उन्होंने। उनका सीधा आरोप था कि शिक्षा मंत्री को बलि का बकरा बनाकर शीर्ष नेतृत्व को राजनीतिक जवाबदेही से बचाया गया नहीं, आप भी सोचिएगा, मुझे तो लगता है बचाया गया। और उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकार मंदिर का चढ़ावा सुरक्षित नहीं रख पा रही है, वो प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित रखेगी। बहुत भयंकर चोट। अब अखिलेश यादव के बयान को केवल राजनीतिक तंज मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है। क्या किसी मंत्री का इस्तीफा सिस्टम की जिम्मेदारी तय कर देता है? सोचिएगा, नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा केवल शिक्षा मंत्री के कमरे से संचालित नहीं होती है ना दोस्तों। इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मंत्रालय का प्रशासनिक ढांचा है, प्रश्न पत्र तैयार करने और छापने वाली एजेंसियां हैं, परीक्षा केंद्र हैं, डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा व्यवस्था है, खुफिया सूचना इंटेलिजेंस तंत्र है और कई स्तरों पर निगरानी की जिम्मेदारियां भी हैं, यानी कि अलग अलग लेयर्स हैं। अगर इतने बड़े ढांचे में सेंध लग जाती है तो क्या केवल एक मंत्री का जाना, इस्तीफा देना पर्याप्त है? और यदि सरकार को पहले से पता था कि व्यवस्था कमजोर है तो सुधार पहले क्यों नहीं किए गए? सोचिए, मोदी सरकार ने आखिरकार जो सख्त कदम उठाए, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या एनटीए के आला अधिकारियों और जिम्मेदारों को पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई हो, अगर यही फैसले समय रहते शुरुआत में ही ले लिए गए होते तो क्या सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर इतनी फजीहत और छीछालेदार होती? जब आग पूरे जंगल में फैल गई, तब जाकर कुआं खोद रहे हैं पानी निकालने के लिए, बुझाने के लिए। कुआं खोदने की इस प्रशासनिक सुस्ती ने ही पूरे मामले को इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर बना दिया। आपने देखा 2024 में भी नीट विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता प्रभावित होने की बात कही थी, याद कीजिए। और उसी दौर में के राधाकृष्णन समिति ने एनटीए और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 101 सिफारिशें दी थी। ऐसे मेरे ऑनलाइन रिसर्च में बातें सामने आई हैं। अब 2026 के संकट के बाद, ये ताजा संकट, उसके बाद सरकार ने नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में एक और उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा कर दी। ये ताजा खबर आपने देखा होगा। सवाल यह है कि पुरानी कमेटी की सिफारिशों पर कितना पालन हुआ भाई? किस अधिकारी की जवाबदेही तय हुई थी? और जब पहली रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू नहीं हुई तो दूसरी समिति क्या केवल राजनीतिक दबाव कम करने का साधन बनकर रह जाएगी? सवाल है। सरकार अब सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून, ये जो एक नया कानून 2024 को और कठोर बनाने के लिए संशोधन विधेयक लेकर आई। प्रस्तावित प्रावधानों में व्यक्तिगत अपराधियों के लिए 5 से 10 साल तक की सजा है, इसका प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है और जांच पूरी करने के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है इस प्रावधान में। और आरोप पत्र के बाद, चार्जशीट के बाद 3 महीने में मुकदमा पूरा करने के लिए खास फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और संगठित अपराध में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, इस मामले में, पेपर लीक शीक वाले मामले में अधिक कठोर सजा शामिल किए गए, इसका प्रावधान है। तो दोषी जो है, दोषी सेवा प्रदाता कंपनियों पर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, अगर इसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व है तो उस पर बैन की, प्रतिबंध की अवधि भी, समय भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। ये बातें सामने आई हैं, खबरों में आप पढ़ सकते हैं। और इस बात को संसद में भी रखा गया। बांसुरी स्वराज ने किस तरीके से सरकार की तरफ से पक्ष रखा,
ये आप देख सकते हैं। कानून कठोर होना चाहिए। पेपर लीक लाखों बच्चों के भविष्य की संगठित हत्या जैसा अपराध है, मैं मानता हूं। ऑर्गेनाइज्ड मर्डर कहा जा सकता है। जो लोग इसमें, जो बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, वो क्यों की? ऐसी स्थितियां किसने बनाई? क्या वो हत्या का आरोपी नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? सोचिएगा। लेकिन यहां भी सवाल कानून की मोटाई या मजबूती की नहीं है, शासन की नीयत और क्षमता का है। 2024 का कानून पहले से मौजूद था, ऐसा नहीं कि वो भी बहुत ढीला था, ऐसी बात नहीं है। फिर 2026 में इतना बड़ा लीक कैसे हो गया? हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल दाग भी रहे हैं और सरकार ढाल लिए अपने तरीके से जवाब दे रही है। क्या अपराधियों को मौजूदा कानून का डर नहीं था, या फिर अपराधियों को व्यवस्था के भीतर संरक्षण का भरोसा था कि भाई हम बच जाएंगे, हमको बचा लिया जाएगा? कानून 5 साल की सजा दे या 10 साल की सजा दे दोस्तों, अगर प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर छापने से लेकर परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर तक हर चरण में, हर स्टेज पर जवाबदेही धुंधली होगी, जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन राजनीतिक सुविधा के अनुसार चलती है और असली संरक्षक पकड़े ही नहीं जाते हैं, तो कठोर दंड सिर्फ संसद के रिकॉर्ड में दर्ज शब्द बनकर रह जाएगा। मान लीजिए आप। और सरकार का दावा यह है कि नया विधेयक मील का पत्थर है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि यदि सरकार ये मील का पत्थर कह रही है तो पहले वाला कानून किस रास्ते का पत्थर था? कानून 2024 में बना, पेपर 2026 में लीक हुआ, लाखों छात्र सड़क पर उतर आए, सबने देखा। पुलिस ने बल प्रयोग किया, संसद ठप हुई, मंत्री ने इस्तीफा दिया और तब सरकार को याद आया कि कानून में और दांत लगाने हैं। क्या इसे दूरदर्शी शासन कहा जाएगा या आंदोलन के दबाव में लिया गया आपातकालीन राजनीतिक फैसला? है ना सवाल। और इसी समय कंगना रनौत मंडी से बीजेपी की सांसद, उनकी टिप्पणी सामने आती है, घोर आपत्तिजनक। उन्होंने आंदोलन से जुड़े कुछ सोशल मीडिया रीलों को प्यूक इंड्यूसिंग यानी कि उल्टी आने योग्य बता दिया। सोचिए, रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कुछ युवा हिंदू महिलाओं के लिए जनरेशन गटर, बदसूरत और भ्रष्ट जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके पहनावे, शराब, ड्रग्स और निजी संबंधों तक पर टिप्पणी कर दी। कांग्रेस और एआईएमआईएम सहित कई दलों ने उनकी आलोचना की, इस बयान की। लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ कंगना रनौत की भाषा का नहीं है, मुद्दा राजनीतिक मानसिकता का है दोस्तों, जिसमें सरकार से सवाल करने वाले युवाओं को नागरिक नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने वाली भीड़ समझ लिया जाता है। पेपर लीक पर जवाब देने की जगह उनकी संस्कृति पर हमला होता है। पुलिस कार्रवाई का हिसाब देने की जगह उनकी रील पर कमेंट किया जाता है। छात्रों को आत्महत्या पर संवेदना की जगह उनके कपड़ों और निजी जीवन पर फैसला कहा जाता है। क्या लोकतंत्र में अधिकार मांगने से पहले नागरिक को सत्ताधारी सांसद से अपना नैतिक चरित्र प्रमाणित करना होगा? और खास तौर पर युवा महिलाओं को निशाना बनाना क्या कहता है? क्या सत्ता को सड़क पर खड़ा नौजवान परेशान करता है, लेकिन सवाल पूछती स्वतंत्र युवती, लड़की उससे भी ज्यादा परेशान करती है ना सवाल? क्योंकि वो उस तयशुदा राजनीतिक छवि में फिट नहीं बैठती। इसलिए जहां युवा केवल राजनीतिक चुनावी रैली में झंडा उठाए, परीक्षा में असफल होने पर स्वयं को दोष दे और व्यवस्था पर उंगली न उठाए। दोस्तों, मीडिया में कई जगह, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में इस आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभेद्य राजनीतिक छवि पर जेनजी की महत्वपूर्ण चोट कहा है। और जो कभी तक नहीं झुकी सरकार, मोदी जो कि कभी नहीं झुके, वो यहां पर झुक गए, ये कहा गया। जेनजी ने झुका दिया, झुकाने वाला चाहिए, ये कहा गया। हालांकि किसान वाले मुद्दे पर भी हुआ था, आपको याद होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर कुछ ही दिनों में करोड़ों समर्थक जुटने और व्यंग, रैप, मीम और डिजिटल कला के लिए, डिजिटल आर्ट के लिए प्रधानमंत्री
तक की खुली आलोचना ने दिखाया कि राजनीतिक संवाद का मैदान बदल चुका है ना। सोचिएगा गौर से, जिस बीजेपी ने सोशल मीडिया की ताकत को सबसे पहले पहचाना था बीजेपी ने, और उसका इस्तेमाल किया और सत्ता तक पहुंची, वही अब नई पीढ़ी की डिजिटल भाषा और आंदोलन के सामने असहज दिखाई दी और असहज हो गई और झुकना पड़ा। और यही असली राजनीतिक बदलाव है दोस्तों। इस समय युवाओं ने बदलाव दिखाया है, और यह आंदोलन किसी एक स्थापित पार्टी के झंडे के नीचे पैदा नहीं हुआ। विपक्ष बाद में इससे जुड़ा। आंदोलन जो शुरुआत है, उसको फ्यूल युवाओं का अपना अनुभव था। बेरोजगारी, महंगी कोचिंग, सीमित सीटें और लगातार रद्द होती परीक्षाएं और व्यवस्था पर घटता भरोसा। भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर इस समय, जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई उसके हिसाब से 10%, और शहरी युवाओं में इससे भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी पेपर लीक केवल परीक्षा का प्रश्न नहीं रहा, वो उस पीढ़ी के लिए अवसरों की पूरी व्यवस्था में रिश्ते हुए, लीक करते हुए भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है दोस्तों। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन की मंजिल नहीं, शुरुआत है, यह कहा जा रहा है। और असली परीक्षा अब सरकार की है, यह भी कहा जा रहा है। क्या जांच केवल प्रश्न पत्र खरीदने वाले छात्रों और छोटे दलालों तक रुकेगी, या उस पूरी संगठित चेन तक पहुंचेगी? संगठित ऑर्गेनाइज्ड चेन तक पहुंचेगी, जो क्वेश्चन तैयार करने, छापने, पहुंचाने और सुरक्षित रखने के बीच सक्रिय थी। सोचिएगा, क्या बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और जिम्मेदारों को अंदर किया जाएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के नाम सार्वजनिक होंगे सबके? क्या पुरानी सुधार समितियों की सिफारिशों पर कार्रवाई की समयबद्ध टाइम लिमिट में रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी? ये सारे सवाल उठते हैं। क्या पुलिस बल प्रयोग की स्वतंत्र न्यायिक जांच होगी, जुडिशियल इंक्वायरी? क्या नाबालिगों और निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे बिना राजनीतिक भेदभाव वापस होंगे? शंका है। क्या आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को केवल मुआवजा नहीं, संस्थागत न्याय भी मिलेगा? लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सरकार को यह याद दिलाता है कि प्रदर्शनकारी नागरिक राज्य के शत्रु नहीं होते हैं, एनिमी ऑफ द स्टेट नहीं होते हैं। संसद का हंगामा याद दिलाता है दोस्तों कि मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री की जवाबदेही का विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव का तंज याद दिलाता है कि लोकतंत्र में प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को हमेशा नहीं बचाया जा सकता। और कंगना रनौत का बयान ये उजागर करता है कि सत्ता जब तर्क से जवाब नहीं दे पाती है तो आंदोलनकारियों के चरित्र पर हमला करने लगती है। लेकिन जेनजी ने भी सत्ता को एक नया पाठ पढ़ाया है। वो पाठ यह है कि मोबाइल स्क्रीन में झुकी दिखाई देने वाली पीढ़ी जरूरत पड़ने पर उसी स्क्रीन को आंदोलन का मंच बना सकती है, और मीम को नारे में, रील को राजनीतिक प्रश्न में, और ऑनलाइन व्यंग्य को सड़क के प्रतिरोध में बदल सकती है। सारी दुनिया ने देखा। उसे पारंपरिक संगठन, बड़ी पार्टी या स्थापित नेता की अनुमति जरूरी नहीं है। आज क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, कल भर्ती परीक्षा लीक होगी, परसों किसी विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा बिकेगी। अगर हर बार कानून कठोर करने और मंत्री बदलने से ही सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेगी तो युवाओं का विश्वास वापस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। विश्वास तब आएगा जब व्यवस्था बताएगी कि लीक कहां से हुआ, किसने कराया, किसने उसको बचाव किया, किसने बचाया उनको, किस अधिकारी ने चेतावनी अनदेखी की और किसे क्या सजा मिली। इसलिए सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, सवाल उस शासन मॉडल का है जिसमें सफलता का श्रेय सबसे ऊपर जाता है, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी नीचे किसी मंत्री, ऑफिसर या एजेंसी के सिर डाल दी जाती है। सवाल कंगना रनौत की अभद्र भाषा का नहीं है, सवाल उस सत्ता संस्कृति का है जो आलोचक नागरिक को पहले देश विरोधी, फिर अराजक, फिर असंस्कारी और अंत में चरित्रहीन साबित करने की कोशिश करती है। और सवाल केवल नीट के पेपर का भी नहीं है दोस्तों,
सवाल इस सामाजिक अनुबंध का है जिसमें करोड़ों परिवार अपने बच्चों से कहते हैं मेहनत करो, परीक्षा पास करो, भविष्य बनाओ, लेकिन व्यवस्था उनके सामने संदेश रखती है कि मेहनत से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि क्वेश्चन पेपर किसी और ने खरीद तो नहीं लिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को तत्काल राहत तो दी है, संसद ने कानून पर बहस शुरू की है, एक मंत्री की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन क्या व्यवस्था बदलेगी? इसका उत्तर कानून की धाराओं से नहीं, आने वाली परीक्षाओं की निष्पक्षता से मिलेगा, क्योंकि इस बार केवल पेपर लीक नहीं हुआ है, सत्ता और नौजवान के बीच भरोसा लीक हो चुका है। और जब किसी देश के युवाओं का व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है तो कोई लाठी, कोई इंटरनेट बंदी, कोई समिति और कोई अपमानजनक बयान उस असंतोष को लंबे समय तक रोक नहीं सकता। मान लीजिए आप, यह मेरा सोचना है, आप क्या सोचते हैं इस घटना पर, सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेंट किए हैं उस पर, और संसद में जो बवाल मचा उस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। नमस्कार।